क्या वाकई पाकिस्तान ने डबल गेम किया यूएस के साथ? अगर आप पैटर्न देखें, हमेशा से एक ही पैटर्न है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, एम्ब्रेस करता है, यूज करता है, फिर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो सैंक्शंस लगा देता है। 89 वॉकआउट सबसे क्लियर एग्जांपल है। इसने पाकिस्तानी पब्लिक को परमानेंटली यूएस के खिलाफ किया। हमने ये देखा कि इंडिया को जिस तरह से लीनियंट इन्वायरमेंट दिया गया, स्पेशली यूएस एंड इजरायली लॉबी की जानिब से, पाकिस्तान को सख्त जो है वो एक वक्त देखना पड़ा, हम पर सैंक्शंस लगे। अगर इजरायली लॉबी का इंटरेस्ट इंडिया से अलाइन करता है, हमेशा से करता है, अभी भी करता है, करता रहेगा, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अफगानिस्तान के मामले में? पाकिस्तान जो अब कर रहा है वो एक डेकेड पहले करना चाहिए था, और वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना, तालिबान रिलेशनशिप को अपनी टर्म्स पे मैनेज करना, और अफगानिस्तान को हॉस्टाइल ऑपरेशंस का प्लेटफॉर्म बनाने से रिफ्यूज करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुनो पॉडकास्ट। अजीम राना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। और आज का पॉडकास्ट बड़ा ही ख़ास होने वाला है। वैसे तो हमारा हर पॉडकास्ट ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज का पॉडकास्ट कुछ ख़ास इस वजह से है, मेरे दिल के बहुत करीब है जी। पाकिस्तान की हम बात करने जा रहे हैं, और आपको पता है कि इस पॉडकास्ट का टाइटल, मैं कुछ सोच रहा था कि इस पॉडकास्ट का टाइटल क्या होना चाहिए। फिर मेरे जहन में आया रीडिफाइनिंग पाकिस्तान, और साथ ही साथ गालिब का एक शेर मेरे जहन में आया कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है जी। सूरत हाल सबके सामने है, और स्पेशली जो ईरान यूएस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जो वॉर अभी चल रही है, और उसमें मीडिएशन का जो रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान का तारुफ एक नए अंदाज से ना सिर्फ खुद पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन था। और फिर ऐसे में मेरी नज़र पड़ी कुछ आर्टिकल्स पे, एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, और जिन साहब ने ये आर्टिकल्स लिखे वही हमारे आज के मेहमान हैं, और बड़ी ही ख़ास शख्सियत हैं। कुछ इनके बारे में रिसर्च की मैंने, तो एक लंबी सीवी है जिनकी, और बड़ा ही इन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी दानिश क़य्यूम साहब, और एक्स पर डैन क़य्यूम से इनका ट्विटर हैंडल है। तो दानिश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। हाउ आर यू? आई एम गुड, और बहुत शुक्रिया दानिश आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं आपके आर्टिकल्स के बारे में बात करूं, आज के टॉपिक्स के बारे में बात करूं, तो मैं अपने जो गेस्ट हैं उन्हें बताना चाहूँगा दानिश के बारे में कि मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं और को फाउंडिंग पार्टनर हैं कैप्टिव स्ट्रेटजीज़ के। इसके अलावा 20 साल तकरीबन इनका जो है वो एज अ सीनियर मीडिया रोल अक्रॉस मिडल ईस्ट इनका एक्सपीरियंस रहा है, और अभी राइट नाउ इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जैसे रॉयटर्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इकोनॉमिस्ट है, टाइम एंड पॉलिटिको, उनके साथ ये काम कर रहे हैं। फिर जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस पे ये लिखते हैं, और बिलखसूस ये लिखते हैं जी पाकिस्तान ग्लोबल पोजीशनिंग जो है अभी, उससे मुतालिक भी ये लिख रहे हैं। और अभी दानिश, रिसेंटली ट्विटर पर आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, और एक्चुअली तो मैंने 3 पढ़े, लेकिन एक आर्टिकल उनमें से ऐसा था जिसमें आपने पाकिस्तान को एक तरह से रीडिफाइन किया, और उसकी हम बड़ी देर से कहते हैं कि एक उसकी चाह थी। हम लोग ख़ुद पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तानियों से ही पाकिस्तान का एक नए तरीके से तारुफ जिस तरह से आपने कराया, तो पहले तो बहुत मुबारक, और उसकी रीच भी बहुत ज़्यादा रही। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा फीडबैक आ रहा है उस आर्टिकल पर? Feedback was amazing. To be honest, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. This was something I have the best ideas. सुबह सुबह के टाइम बेस्ट आइडियाज आते हैं दिमाग में ना, तो I woke up and I was like, मैं सोच रहा था कि अभी जो सारी अटेंशन चल रही है पाकिस्तान पे, मैंने न्यूज़ चेक किया, उसमें कुछ नई वो नहीं थी. दिस वाज आफ्टर, आपको याद होगा ये जब वैंस वापस गया है नो डील कहकर, तो जी। उसके 2-3 दिन के अगले जो 2-3 दिन थे, there was basically no nothing new coming out and everybody was, सब लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले. और उसमें एक मेरे जहन में ये आया कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान में, कवर भी कर रहे हैं पाकिस्तान को, एंड एवरीबडी इज सेइंग कि हाउ शॉक्ड दे आर कि हाउ डिफरेंट पाकिस्तान इज टू इंडिया और टू द मिडल ईस्ट. सो अब यूएस में देखे ना, यू सी देयर मूवीज दैट दे मेक व्हेन दे शो पाकिस्तान, तो उसमें पीछे साइन बोर्ड्स अरबिक में दिखा देते हैं, जी, लोगों जी, को जी। जो बात करते हुए दिखा रहे होते हैं अरबिक में, 0 dark 30 पीपल वर स्पीकिंग इन अरबिक. तो हाँ जी। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, वी बीन पुट इन द रॉन्ग बास्केट्स. और ये मेरे जहन में आ रहा था कि यार हाउ कैन आई लेट मी पुट सम आइडियाज टुगेदर. तो मैंने वो आइडियाज लिखे, वो लिखते लिखते एक फिर उसमें म्यूजिक भी आ गया, उसमें कल्चर आ गया. मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया वो मीम कल्चर था हमारा, क्योंकि उस वक्त आप न्यूयॉर्क पोस्ट ने आर्टिकल पब्लिश किया था उससे एक रात पहले, जिसमें आपको पता है वो मीम्स सारी उन्होंने काफी जी, सारी मीम्स जो एग्जैक्टली। थी जेडी वैंस की वो डाली थी. तो वहां से लेके शुरू हुआ था, फिर वो आइडेंटिटी का उसमें आ गया, उसमें म्यूजिक आ गया, उसमें कल्चर आ गया, उसमें हाई अचीवर्स आ गए पाकिस्तानी, एंड देन इट बिकेम अ मच बिगर पीस देन आई इंटेंडेड टू राइट. लेकिन वो मजे का लग रहा था, तो आई कंटिन्यूड
आई फिनिश्ड इट इन बिल्कुल 4-5 hours एंड फिर मैंने पब्लिश किया और रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है मुझे अभी तक आई गॉट मिनिस्टर्स मैसेजिंग मी इन माय डीएम्स saying this will go down in history. I had one senior journalist जिन्होंने लिंक किया था कि 70s में किसी मशहूर इल्मी शख्सियत थे उन्होंने इस तरह करके कुछ लिखा था तो ये उससे मैच कर रहा है बट दिस गोज अबव तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आई मीन लुक वी हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च टूल्स विद अस जिसकी वजह से बहुत सारी लिखने की चीज़ें आसान हो जाती हैं जी बिल्कुल। दानिश, आपने जैसे अभी बात की कि आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके उस आर्टिकल पर। आर्टिकल का टाइटल भी है जी, नॉट अरब्स नॉट इंडियंस जस्ट पाकिस्तानीज। तो आई बिलीव कि हम पाकिस्तानी खुद यहाँ पर बैठ के शायद वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई पीस ऑफ राइटिंग सामने आए या इस टॉपिक पे एटलीस्ट बात की जाए, क्योंकि एक आइडेंटिटी क्राइसिस कह लें आप, या ये ड्राइंग रूम टॉक्स भी हैं यहाँ पे ना, जो यंग जनरेशन है, जेनजी जिन्हें कहेंगे, कि पाकिस्तानीज कौन है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है इंडिया के साथ, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, फिर इवेंचुअली वी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम दैट इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर अरब कल्चर का इन्फ्लुएंस है, टर्किश इन्फ्लुएंस है, अफगानी कल्चर इन्फ्लुएंस है, ईरानियन कल्चर इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी बातें मैं आगे डिटेल में करूँगा अभी, क्योंकि हमें ये मौका मिला यूएस एंड ईरान वॉर की वजह से, और उसमें पाकिस्तान जिस तरह से हाईलाइट हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टार्ट इस तरह से करें कि पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन रहा है वहां से हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, और बढ़ाते फिर हम पाकिस्तान की जो अपनी आइडेंटिटी है उससे मुतल्लिक भी बात करें। तो मेरा पहला सवाल यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड है कि हमें हमेशा से यही ब्लेम किया गया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान डबल गेम करता है, बिलखसूस जब अमेरिका के साथ हम लोग देखते हैं। और जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ मैं, उनमें हमने देखा कि 1965 का आर्म्स एम्बार्गो, ये आपने अपने आर्टिकल्स में इन सब चीज़ों का जिक्र किया हुआ। फिर 1971 जो ढाका की सेपरेशन थी, बांग्लादेश की सेपरेशन थी, उसमें जिस तरह से अबैंडन किया गया क्योंकि हम तब एलाय थे अमेरिका के। 1989 में सोवियट्स ने जिस तरह से अफगानिस्तान से जब गए वो, और उसके बाद हमें यूएस वॉकआउट कर गया वहाँ से, फिर जो रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स था वो हमें झेलना पड़ा। 1990 प्रेस्लर सैंक्शंस, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट की सैंक्शंस, और 1999 कारगिल, फिर सारी एपिसोड। तो क्या वाकई पाकिस्तान ने डबल गेम किया यूएस के साथ? देखिए आई आई डिसएग्री कि इसको डबल गेम नहीं कहूंगा मैं इसको कहेंगे सर्वाइवल गेम खेला पाकिस्तान ने एक ऐसे पार्टनर के साथ जो रूल्स बार बार बदलता रहता है। हर बिट्रेयल जिसका यूएस पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है वो यूएस के अपने अबैंडनमेंट के बाद हुई है। तो अगर आप पैटर्न देखें हमेशा से एक ही पैटर्न है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, वो एम्ब्रेस करता है, यूज करता है, फिर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो सैंक्शंस लगा देता है। 89 वॉकआउट सबसे क्लियर एग्जांपल है। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को डिफीट करने में मदद की, रिवॉर्ड मिला प्रेशर सैंक्शंस, F-16 जो हमारे पास रहे कई साल वहां पे। पाकिस्तान का गुना कभी डिसेप्शन नहीं है, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि ये फ्रेमिंग हमेशा से यूज होती आ रही है, उसमें भी रिफ्लेक्शन की जरूरत है वेस्टर्न मीडिया में भी। लेकिन पाकिस्तान का गुना ये था कि उसने अपने इंटरेस्ट उसके अपने इंटरेस्ट से एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां सिर्फ एक साइड को इंटरेस्ट रखने की इजाजत है। तो कारगिल में देख लें, क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन करना, वो मोमेंट था जब पाकिस्तान ने समझ लिया कि वॉशिंगटन हमेशा बिगर मार्केट के साथ खड़ा होगा। इंडिया इज द प्राइज, ये हमेशा रहा है उनके जहन में, कैलकुलेशन में, कि इंडिया प्राइज है, पाकिस्तान वाज अ टूल। तो पीछे देखें तो पाकिस्तान के डिसीजंस रैशनल थे, ऑल दीज डिसीजन जो कहे जाते रहे कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेला, पाकिस्तान वाज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। रैशनल भी थे वो, जो हमारे पास जो भी क्या कहते हैं ऑप्शंस थे उनमें दे ट्राई टू टेक द बेस्ट वे आउट। आउटकम्स इसलिए बुरे निकले क्योंकि सीनियर पार्टनर अनरिलायबल रहा है थ्रू आउट दिस पीरियड। ठीक है, और मतलब पाकिस्तान ने वह किया जो करने की ज़रूरत थी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही फॉलो किया, और कोई हमने डबल गेम नहीं की, ये बस इल्ज़ाम लगता है हम पे। फिर हमने दानिश ये भी देखा कि एक दौर आया जिसे हम ड्रोन एरा कहें, अगर 14 साल थे वो, और 14 साल में एक ड्रोन्स की भरमार थी पाकिस्तान के, बिलखसूस जो फाटा रीजन है या वो इलाके जो अफ़गानिस्तान के साथ हैं, और उनमें स्पेशली एक प्रोविंस ने ज़्यादा सफ़र किया हमारे केपी में। अभी जो वहाँ पर गवर्नमेंट है वो भी इस बारे में बहुत बातचीत करती है। तो ये बताइएगा कि उस ड्रोन एरा, वो जो 14 साल का एक एरा रहा है, उसने हमारा यूएस के साथ जो रिलेशन है वो किस तरह से शेप किया, और क्या पाकिस्तान ने भी उस एरा से या उन 14 सालों में कुछ अचीव किया, कुछ हासिल किया? देखें, ड्रोन प्रोग्राम में हमें ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि ड्रोन प्रोग्राम ने टेररिस्ट भी मारे। इनफैक्ट टीटीपी की जो बड़ी लीडरशिप थी वो सारी ड्रोन्स में गई है। सिविलियंस भी शहीद हुए हैं उसके अंदर। पाकिस्तानी सॉवरेनिटी जो है वो भी अटैक हुई है।
तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई हैं और पाकिस्तान की लीडरशिप ने अलाउ किया क्योंकि ऑल्टरनेटिव था डायरेक्ट अमेरिकन ग्राउंड ऑपरेशंस पाकिस्तानी सॉइल पे। नोबडी टॉक्स अबाउट इट बट दिस वाज द ओनली ऑल्टरनेटिव। वो जो हॉट परस्यूट का ओबामा बात करता था उस वक्त, पाकिस्तान के लोगों को इससे कुछ नहीं मिला सिवाय जनाजों, डिस्प्लेसमेंट एज यू सेड, फाटा में जहाँ पूरी जनरेशन जो आसमान देखकर बड़े हुए ड्रोन्स के डर में, इसने ज्यादा लोगों को रेडिकलाइज भी किया है जितना न्यूट्रलाइज किया। आई थिंक फार मोर पीपल हैव बीन रेडिकलाइज बिफोर बिकॉज ऑफ इट। प्रोग्राम मिलिट्रीली, अगर मिलिटरीली देखें तो इफेक्टिव था नैरो टर्म्स में, डिप्लोमेटिकली और सोशली कैटास्ट्रोफिक। इसने पाकिस्तानी पब्लिक को परमानेंटली यूएस के खिलाफ किया है। अभी भी जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में है, वो इन्हीं 14 सालों में मैन्युफैक्चर हुई है मेनली। यस देयर वाज सम हिस्टोरिकल बैगेज बट लुक, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज, लेकिन दिस विल लिव बिकॉज इट वाज 14 years इज अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम था। इंटायर जनरेशंस ग्रू अप नोइंग दैट एज अ रियलिटी। तो वो जो है ना, पाकिस्तान को डिमांड करनी चाहिए थी कि टारगेटिंग की को ओनरशिप होती, ठीक है, सिविलियन कैजुअलिटीज के लिए कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं और एक क्लियर एंड डेट होती कि ये प्रोग्राम है, ये इसकी इस टेरिटरी में हो रहा है, इस लिमिट के साथ हो रहा है और ये हम लोग इस तरह कर रहे हैं एंड टेक ओनरशिप ऑफ इट। पाकिस्तान ने अपनी खुद की एयर स्पेस में खुद की एयर स्पेस में सब कॉन्ट्रैक्टर था एक तरह से, अगर आप देखें तो ड्रोन एरा का सबक आई वुड से वेरी सिंपल कि कभी भी किसी फॉरेन पावर को अपनी जमीन पे मिलिटरीली ऑपरेट नहीं करने देना है उनके टर्म्स, उन टर्म्स पे जो हमने सेट नहीं किए। इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल। और मैं ये सवाल सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि हम चूंकि पाक यूएस रिलेशंस की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं वो तमाम जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनको हम लोग इस तरह से डिस्कस करते जाएं ताकि वो क्या कहते हैं, बेस बन जाए उस बातचीत की कि कहाँ हम लोग यूएस से हमारे रिश्ते ख़राब हुए, कहाँ वो एक रोलर कोस्टर राइड बना। तो अब ये कि फिर हमने देखा कि न्यूक्लियर की जब बात करते हैं, इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाए, पाकिस्तान ने भी बनाए, और हमने ये देखा कि इंडिया को जिस तरह से लीनियंट इन्वायरमेंट दिया गया, स्पेशली यूएस एंड इजरायली लॉबी की जानिब से, पाकिस्तान को सख्त जो है वो एक वक्त देखना पड़ा, हम पर सैंक्शंस लगे। और बिलखसूस दानिश यहाँ पर जो एक सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट है जो रीराइट किया गया इंडिया के लिए, बल्कि पाकिस्तान को उस सिक्योरिटी ऑपरेटर से ही बाहर रखा और इजरायली लॉबी ने इन्फ्लुएंस किया। एब्सोल्युटली, आई थिंक दिस इज व्हेन वी टॉक, हम लोग जब बात कर रहे हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड्स जिसकी वजह से पाकिस्तानी पॉलिसी हमेशा सर्वाइवल मोड में रही है विद रिगार्ड्स टू ग्लोबल गेम्स, वो इसी वजह से ना कि अब 2008 का यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील सबसे क्लियर सिग्नल था कि वॉशिंगटन इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है और पाकिस्तान को एक टेम्पररी कन्वीनियंस। डील ने इंडिया को इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉमर्स का एक्सेस दे दिया, जबकि पाकिस्तान वही काम करने पे सैंक्शंस में रहा है बेसिकली। तो इजरायली लॉबी, अगेन इजरायली लॉबी का इंटरेस्ट इंडिया से अलाइन करता है, हमेशा से करता है, अभी भी करता है, करता रहेगा, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं, थे, राइट। सो इसराइल एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर को एग्जिस्टेंशियल कंसर्न समझता है, इंडिया रीजनल थ्रेट समझता है, इफ नॉट एग्जिस्टेंशियल। वॉशिंगटन रिसेप्टिव था क्योंकि पाकिस्तान के पास एक यूखान था, इंडिया के पास $3 ट्रिलियन का कंज्यूमर मार्केट था। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस एंड दिस यही चीज डिक्टेट करती आ रही है यूएस की पॉलिसी साउथ एशिया में फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। पाकिस्तान की एक्सक्लूजन देख लें, नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पे फ्रेम की गई, ठीक है, पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पे। असल में ये मार्केट एक्सेस का मसला है। इंडिया को डील मिली क्योंकि इंडिया कमर्शियली वर्थ सपोर्टिंग था उस वक्त। ओके, अच्छा, एक आयरनी, आई वांट टू ऐड समथिंग, इसमें आयरनी देखिए कि जो राफेल्स इंडिया ने इसी स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी से खरीदे, वो मई 2025 में 4 दिन में गिरा, 1 घंटे के अंदर गिरा दिया पाकिस्तान ने। तो कमर्शियल लॉजिक पे बनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स मिलिट्री टेस्ट पे कोलैप्स हो जाती है, वो हमने देखा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि दानिश, जब इजराइल स्टेट वजूद में आई, जब 1948 में इजराइल बना, तो पाकिस्तान ने तो उसे आज तक रिकग्नाइज नहीं किया और इनिशियल तो इंडिया ने भी उसे रिकग्नाइज नहीं किया था। तो फिर ऐसी कौन सी बुनियादी वजह है ये, या कोर एक रीज़न है अदर देन दिस? क्या सिर्फ मार्केट ही वजह थी इंडिया की कि इजराइल और जो इंडियन रिलेशंस है वो इतना अलाइन करते हैं और पाकिस्तान से इतनी नफरत है उन्हें, या और भी कोई वजह इसके अलावा? देखें, आई थिंक द मार्केट एक्सेस का जो रीजन है वो दैट्स द अमेरिकन रीजन, दैट्स व्हाई अमेरिका हैज बीन कोर्टिंग, इंडिया को कोर्ट कर रहा है। इसराइल का मसला है पाकिस्तान से सिर्फ एक तो ऑब्वियसली यही है कि वी डोंट रिकॉग्नाइज देम एज अ स्टेट, सेकंड वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर। अब देखें ना कि इफ वी कैन साइन अ डील, अगर हम सऊदी के साथ डील साइन कर सकते हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो भी न्यूक्लियर के अंदर आ गया, ऑब्वियसली ये डील आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसराइल को डायरेक्ट ये खतरा है, आई डोंट नो, आई एम श्योर दिस इज पब्लिक नॉलेज एज वेल,
कि पाकिस्तान टर्की के साथ जब एयर एक्सरसाइजेस करता है, एंड टर्की डज एयर एक्सरसाइजेस विद द इजरायलीज आल्सो, ये तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज। पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी प्लानिंग में ये इसके प्रोविजन रखा हुआ है, टू यू नो इफ वी हैड टू फाइट इजराइल, यू नो दे वी ट्रेन फॉर दैट, एंड इजराइल आई एम श्योर डज द सेम थिंग। तो अभी हम लोगों का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट टू से दैट इट कुडंट हैपन, क्योंकि पाकिस्तान अगेन ये जो स्टांस रखा है पाकिस्तान ने इसराइल पे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीज जिन्होंने अपना स्टांस फ्लिप किया है, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, यू नो फॉर वेरियस रीजंस। अभी जो पाकिस्तान जिस क्रेडिबल उसके साथ स्टैंस के साथ मीडिएट कर रहा है, वो इसीलिए कि पाकिस्तान हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रल और अवे फ्रॉम द इजरायली कैंप। तो आई थिंक दिस वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वाइज डिसीजन, एब्सोल्युटली मोरली एथिकली हर तरह से देखे परफेक्ट डिसीजन। और मैं दानिश यहाँ पे, क्योंकि आप एक्सपर्ट नज़र रखते हैं सारी सूरत हाल पे, मैं यहाँ पे अगर एक सवाल पूछना चाहूँ जो एक कह लें कि आम लोगों का सवाल है, आम ऑडियंस का सवाल है, और वो ये कि बात की जाती थी कि इजराइल के पास आयरन डोम है और व्हाट नॉट, सबसे लेटेस्ट वेपन्स उनके पास हैं, फिर अमेरिकन सपोर्ट उनके पास है। तो अभी जिस तरह से ईरान और इसराइल की वॉर में जो हाल हुआ है उनका, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ कोई उनका कोई चांस बनेगा, वो खड़े हो पाएंगे पाकिस्तान के सामने? इसराइल सी, इसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी आपने जिक्र की। एक तो ये कि आई एम रियली एक्साइटेड कि जल्दी से ये ख़त्म हो, एंड देन वी गेट टू रीड अ लॉट ऑफ द बुक्स, अ लॉट ऑफ द राइटिंग्स अबाउट व्हाट रियली हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। वॉरफेयर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मिडल ईस्ट का पूरा ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। So I think it's a really interesting time, and I don't think Israel will ever come at Pakistan militarily, because they know यही reason है कि हमने न्यूक्लियर स्टेट होने का यही फायदा है कि existentially you're okay, but Israel has a lot of other ways to obviously play the games that they do. And if you read books from people who have left Mossad or ex operatives or ex directors in Mossad, we know what kind of games they play. They won't come from the front. वो दूसरे तरीके से आपको इकोनॉमी को डाउन करना, आपको इंटरनेशनली आइसोलेट करना, इस तरह से हर्ट करते रहेंगे कि आप कभी इस तरह खड़े ही नहीं हो कि उनके लिए अटैक, उनके ऊपर अटैक करें, उनके लिए थ्रेट बन सके। That's their game. If they come at us, you know, in a live and Rajul for them. You know what Iran did to them. Imagine what we do to them. But it's not gonna, I don't think they'll ever come at Pakistan directly. एग्जैक्टली लेकिन एक और हमारा नेबर भी है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, कि उनसे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉलर कंट्री, हम तो उनको एक्सेप्ट भी कर चुके कि येस, इंडिया इज़ बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान, लेकिन आई डोंट नो, मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ जैसी प्रोपेगेंडा मूवीज़ वो बना रहे हैं। इवन उनका जो डिजिटल मीडिया पे भी इस वक्त जिस तरह का कंटेंट सामने आता है, वो ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं और पाकिस्तान को आई डोंट नो क्या समझते हैं वो। अच्छा, अब You know, जी जी एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने देखा होगा इकोनॉमिस्ट का कवर था अभी 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट स्टैंडिंग एंड द ट्रम्प इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देयर इज अ लाइन सेइंग नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। यस यस तो एग्जैक्टली। आई थिंक वी शुड अपलॉड बॉलीवुड फॉर कीपिंग देम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे उनको लगता है कि ये रियलिटी है, और वो जब रियल में जाते हैं वॉर लड़ने तो 1 घंटे में 7 प्लेन गिरा देते हैं अपने। तो लेट्स लेट आई होप दे कंटिन्यू ऑन दैट। और दानिश, दूसरा कि जो एक्सट्रीमिज्म उनकी गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है, उनको आइडिया नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए कितना खतरा पैदा खुद करते जा रहे हैं, क्योंकि एक बॉक्स में उन्हें रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर। You know, अभी मैं यही बात कर रहा था, I was talking to a friend about the same thing कि unfortunately ये जो इस तरह के लोग हैं ना, हेट पेडलर्स जो हैं, या जो जिनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज निकालनी है जिनको, दे आर द लाउडेस्ट वंस। आई हैव रिसीव्ड, मैंने इंडिया पे भी काफ़ी डिटेल्ड, बॉलीवुड के ऊपर भी, कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पे वो अपनी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा है, एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन वन ऑफ द इंडियन पब्लिकेशन एज वेल। आई हैव received so much support from within India. I think half my followers are the secular Indians, या उनको कांग्रेसी कह लें, या basically anyone who doesn't agree with BJP. I feel there's still a majority in India, but they're just a quiet majority. Now, जिस तरह से ये अपनी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, this is basically Modi's and the BJP's game is they're just looking at elections. They know they can control their public into voting them, or as long as they're getting the votes. That's, look at what Modi's doing. Adani ko leke, या जितने भी इसके cronies हैं, everybody's gotten massively, like kitne, I don't have the figures with me, but he's one of the richest men in India now, Adani.
And he's being investigated for various corruption charges as well. So Exactly. there's a whole effort to just basically, this is for domestic, ये अपनी domestic politics के लिए करते हैं, ये movies बनाना ये सिर्फ इसलिए कि लोग इनको जाके वोट दें, और और दानिश वो हो रहा एक है. एक As और long as it इंटरेस्टिंग continues, पॉइंट ये ये इसी भी तरह है. की movies बनाते रहेंगे, बस international stage पे इनका रोल कम होता जाएगा, and that's great. I mean, क्योंकि इनका रोल हमारे लिए तो बुरा ही रहा है ना. बिल्कुल, वो और वो काम हो भी चुका है. और अभी जो एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे भी जब भी डोनाल्ड ट्रंप जिक्र करते हैं वो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक छोटी जंग हुई जिसमें जहाज़ गिरे उनके, तो ट्रंप जब भी जिक्र करते हैं कि जहाज़ 8 गिरे, 10 गिरे, 11 गिरे, मैंने अक्सर डिजिटल मीडिया पे देखा है कि उनकी ज़्यादातर अवाम उनको यही है कि पाकिस्तान के ये जहाज़ गिरे. मतलब वहाँ पे अभी तक ये रियलिटी भी नहीं पता कि जहाज़ कहाँ के गिरे हैं. ये इसमें ना एक आर्टिकल मैंने लिखा था, आई विल शेयर इट विद यू एज वेल इफ यू कैन पब्लिश फॉर द रीडर्स, के उसमें बड़ा मैंने डिटेल में लिखा है कि आप करते किस तरह. ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है, आपको करना ये है कि यू क्रिएट अ फ्रेमवर्क, और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी चीज़ उसके ऑपोजिट जा रही होगी, भले वो रियलिटी हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज दे बीन टॉट टू थिंक अ सर्टन वे. उसमें ये है कि उसमें मूवीज रोल प्ले करती हैं, उसमें इनके जो मीडिया इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारी जिस तरह मीडिया को अपने अंडर में लिया. आई डिसएग्री विद इमरान खान पॉलिटिक्स, बट द वन थिंग आई क्रेडिट हिम फॉर was when he linked BJP to the Nazi party, which is exactly what they're doing. The control they have over media, over businesses, over the civil society, over the political system, completely gripping India. India used to be a proud democracy. Look at where they are now. It's unfortunate. Again, मेरे दोस्त भी हैं जो Indian. I've lived outside my entire life pretty much. So I know a lot of good Indian people, or they feel the same way that we do. But unfortunately, उनकी voices ऊपर नहीं आती. But there's some platforms, Scroll.India, there's some platforms where you get these voices. And we need to amplify those because these people have the same feeling about us as we do about them, which is कि यार लोगों को क्या मसला है, लोगों को पॉलिटिक्स अपनी जगह, लोग don't have an issue. लेकिन unfortunately media is controlled by the BJP. एग्जैक्टली. अच्छा दानिश, कमिंग बैक टू दी पाक यूएस रिलेशंस, और उसमें हम लोग चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ जहाँ से हमारे रिश्ते यूएस के साथ, हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ऑडियंस मीन्स के जो आम आवाम है पाकिस्तान की, कि उनका कहाँ से मिसट्रस्ट डेवलप हुआ था अमेरिका पे, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे ज़्यादातर. अच्छा, फिर एक और है अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा मसला है. जब वहाँ से अमेरिकन्स गए और उन्हें पता था कि यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है और वो यहाँ से शरारतें कर सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आई गेस के पाकिस्तान ने ये कन्वे भी किया होगा यूएस को, लेकिन कोई उस पर सीरियस एक्शन नहीं लिए गए, और अब पाकिस्तान को मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है कि जो ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को बिलखसूस अफ़गानिस्तान के जो अवाम है उन्हें तो बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन. और क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के मामले में? आई थिंक लुक, पाकिस्तान ने काफ़ी ये मैसेज पास थ्रू भी किया है, एंड दिस मैसेज वाज रिसीव्ड, एंड उनकी अपनी इंटेलिजेंस से भी इवेंचुअली कंफर्म किया था काफ़ी लेट जाके कि हाँ, अफगानिस्तान हैज़ बीन यूज्ड रॉ के नेटवर्क्स जलालाबाद और कंदाहार में बैठे हुए, कॉन्सुलेट्स में बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व थे. तो जब हम लोग ये कहते थे उस वक्त इसको पैरानोया कह के डिसमिस कर दिया जाता था. वेस्टर्न मीडिया में भी कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग भी यही बातें करते थे. लेकिन अब पाकिस्तान जो अब कर रहा है वो एक डेकेड पहले करना चाहिए था, और वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना, तालिबान रिलेशनशिप को अपनी टर्म्स पे मैनेज करना, और अफगानिस्तान को हॉस्टाइल ऑपरेशंस का प्लेटफॉर्म बनाने से रिफ्यूज़ करना. ड्यूरेंट लाइन के साथ फेंस एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन. वी शुड हैव डन इट लॉन्ग टर्म अगेन, स्पेशली ड्यूरिंग व्हेन, वही बात है ना, मेरा आर्टिकल जो था वो यही था कि वीव गिवन so much access. ये जो हम लोग मीडिएशन कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं यूएस के ऊपर, ट्रंप के ऊपर फॉर एग्जांपल, बिकॉज ही वांटेड अ वे आउट. इसमें we've never been able to negotiate something for us, right? तो हमने हमेशा जब अब 1960 70s 80s का देख लें, सोवियत पुल आउट पे, we were never able to get concessions or get a mechanism in place जो हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो बाद में हुई. बिल्कुल. तो ड्यूरेंट लाइन का एग्जांपल है, जब when we agreed with the US कि we were going to help them in Afghanistan, that was the time to set the Durand line thing. और फेंसिंग की बात उस वक्त होती, और अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हम लोग उस वक्त उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते बजाय के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करना. डायरेक्शन ठीक था. आई थिंक एग्जीक्यूशन को सस्टेन करना ज़रूरी है. पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स आए हैं और इसको अबैंडन किया गया. जब गवर्नमेंट्स बदली हैं, अमेरिकन प्रेशर वापस आता है, वी कंप्लीटली चेंज आवर पॉलिसी, एंड दैट नीड्स टू स्टॉप. वी नीड टू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी which needs to be maintained regardless कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में बैठी हुई. ये इससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन वो मैं थोड़ा आगे जाके पूछना चाह रहा हूँ. अभी मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये वो तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हिस्ट्री के, इससे कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो मोटे मोटे इवेंट्स थे
कि जहाँ पर गड़बड़ हुई, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आई पाक यूएस रिलेशन में। अब बताइएगा कि अब अमेरिका के साथ इस वक्त एक बेहतरीन रिश्ता है जो पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है। इससे पहले कहा गया कि लाइज पाकिस्तान जो है वो लाइड एंड डिसीट जो है वो है, इनकी तरफ से मिलता है हमें हमेशा। और अब कहा जाता है कि जी फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म या माय फेवरेट फील्ड मार्शल, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम अमरीकी सदर से सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश हुआ था वो डिसाइसिव मोमेंट था जहां से पाकिस्तान का मजीद इमेज बिल्ड हुआ और ये ट्रस्ट लेवल डेवलप आई हो थिंक गया? आई थिंक उससे पहले ही होना शुरू हो गया था। इफ यू सी द बेस्ट स्टेटमेंट दैट केम आउट, जो कभी किसी प्रेसिडेंट ने नहीं बोली यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के बारे में, वो था कॉलिंग पाकिस्तान ए फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड. This happened before the Sindoor operation that India did, ओके, Marka-e-Haq that we मार्का हक, बिल्कुल। countered with. Marka-e-Haq ने भी उसके बाद immediately ऐसे रिजल्ट डिलीवर किए जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. वॉशिंगटन खुद देख के वेरीफाई कर रहा था. और बलूचिस्तान और केपी में ऑपरेशंस जो थे, जो हमने किए, वो नेटवर्क डिग्रेड किए, जो जो मतलब यूएस सालों से पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा था टारगेट करने के लिए. तो वी प्रूव्ड आवरसेल्व्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिएटर्स एक छोटे से पीरियड के अंदर. आई थिंक सबसे बड़ा शिफ्ट जो था वो ऑब्वियसली आई एग्री कि कम्प्लीटली ऑपरेशन सिंदूर एक इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर था रीजन में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और गारंटर इन द रीजन, दैट वाज शैटर्ड कम्प्लीटली. अ बिगर लाइक 8 times बिगर स्टेट आपके ऊपर अटैक करने आती है और उनके आप दांत तोड़ देते हैं. मतलब बिल्कुल। लिटरली 1 घंटे के अंदर 5 जहाज गिरना. Where does this happen in this day and age? और वो भी they have state of the art equipment. So it's और not दानिश like कि वो आप उनका पुराने मेन मेन MiG-21 मीडिया उड़ा रहे हैं अभी देखेंगे ना, तक. आप उनका The Sukhoi is very आप उनका मेन sorry. स्ट्रीम मीडिया देखेंगे अगर इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर से जब वो रिलेटेड कोई भी बात कर रहे होते हैं, दे ऑलवेज गिव सम क्रेडिट टू चाइना। पाकिस्तान का वो जिक्र नहीं करते हैं, वो सिर्फ बात ये करते हैं कि अगर जो भी लॉस उन्हें थोड़ा बहुत हुआ, उन्होंने तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो थोड़ा बहुत उन्हें लॉस हुआ वो बिकॉज ऑफ चाइना। और वो अभी भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ वेसल स्टेट ऑफ चाइना। असल कंपटीशन उनका चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। I would happily let them make that mistake. सोचते रहे अच्छा है, वो यही सोचते रहे और हम उनको इसी तरह टारगेट कर, मतलब इसी तरह रिस्पॉन्ड करते रहे. रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल। अच्छा दानिश, ये अभी आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया 18 मंथ्स का, कि जो 18 महीने हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये एक 7th फेल्ड साइकिल होगा पाक यूएस रिलेशन का, या फिर ये एक परमानेंट पार्टनरशिप की तरफ भी जा सकता है। तो ये 18 महीने क्यों आपने मेंशन किए, इसमें क्या हो सकता है? आई थिंक द मेन रीजन ये है कि ये करंट टर्म ट्रम्प की ऑब्वियसली जनवरी 2029 तक की है. मिड टर्म्स इस साल के एंड में. अगला प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है वो नेक्स्ट ईयर मिड टर्म्स के बाद से सीरियस हो जाएगा. तो पाकिस्तान के पास रफली 18 महीने. इसलिए मैंने कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकली स्टेबल भी है अभी, पर्सनली इन्वेस्टेड भी है इस रिलेशनशिप में, उनका जो अटेंशन है दैट विल गो टुवर्ड्स री-इलेक्शन, और जो 2029 में जो इलेक्शन होगा 2028 में, उसके ऊपर चला जाएगा. तो आई थिंक दिस वाज मिड टर्म्स के बाद उसका अटेंशन स्पैन, लेगेसी, ये इन चीज़ों पे चला जाएगा, सक्सेशन पे, डोमेस्टिक फाइट्स की तरफ. 18 महीने ईरान सिचुएशन रिजॉल्व या परमानेंटली एस्केलेट होने की टाइमलाइन भी काफ़ी है. मतलब इससे इससे कम में ही होना है जो भी होना है. अगर पाकिस्तान डील डिलीवर कर दे तो रिलेशनशिप और सीमेंट हो जाएगी. अगर मीडिएशन स्टॉल हो गई तो वॉशिंगटन का अटेंशन कहीं और चला जाएगा. बट वी स्टैब्लिश्ड आवर प्लेस के एज अ क्रेडिबल मीडिएटर. एक आपका कंप्लीटली स्टेटस चेंज हो चुका है. बिल्कुल, क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पर स्टेटस चेंज हो चुका है। और अब तो अमेरिका को ये भी समझ आ गया होगा, वहाँ पर आई बिलीव कि जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं उनको भी ये समझ आ चुकी होगी कि पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकली अब तक जहाँ जहाँ यूएस इन्वॉल्व रहा और जो जो पाकिस्तान ने किया, वो कोई डबल गेम नहीं थी, वो कोई धोखेबाजी नहीं थी, बल्कि वो पाकिस्तान के रैशनल डिसीजंस थे और जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजंस लिए गए थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये भी लिखा था कि सिर्फ यहाँ तक चलना अमेरिका के साथ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अगर अमेरिका में या पाकिस्तान में कहीं पे भी ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वो जो चैनल है जहाँ, या वो जो रिश्ता है वो बरकरार रहे। वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? किसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत? देखें, आई थिंक हमारी तरफ से भी हमें भी काम करने की ज़रूरत है. उस तरफ से देखें, मेरा भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप वो चीज़ पे फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है दैट बिकम्स योर सेकंड प्रायोरिटी. तो अभी हमारे कंट्रोल में ये है कि हम क्या करें. तो मेरा बड़ा इस पर क्लियर स्टैंस है कि हमने अपनी डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स जो हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रोटोकॉल्स, इन चीज़ों को पक्का करें. और इन चीज़ों को ऐसे पक्का करें कि प्रेसिडेंट बदले तब भी ऐसी चीज़ें सर्वाइव करती हैं.
हर पिछले पाकिस्तान यूएस की जो साइकिल थी वो इसीलिए फेल होती थी क्योंकि वो पर्सनालिटीज पे बनी थी, चाहे वो जिया और रेगन हो, मुशर्रफ या बुश हैं, इंस्टीट्यूशंस पे नहीं बनती थी। 18 महीने वो विंडो है कि इस पैटर्न को तोड़ने की। एंड आई हैड हम आई वर्क इन एडवाइजरी सर्विस एज वेल, वी वर्क विद ऑल ओवर पाकिस्तान, राइट? तो वी हैड दीज डिस्कशंस एज वेल कि इसको, इससे पहले कि देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। ट्रम्प ऑब्वियसली, I would say even his closest people don't know what mood he's going to wake up the next day, right? And what he's going to say. एग्जैक्टली Nobody knows what he's going to do or what he's going to एग्जैक्टली say. उसको कुछ भी आपके साथ हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है जिसपे आपका रिलेशनशिप जो अगर पर्सनालिटीज पे रहेगा, ये बड़ा वीक है। It can turn at any time, especially someone, अगर बंदा इतना volatile हो जितना ट्रम्प है। तो this needs to be moved into more towards institutionalize करना है, इसको जरूरी है। आई थिंक एक नेशनल सिक्योरिटी कंसेंसस बनाना चाहिए जो पार्टी लाइन से ऊपर हो पाकिस्तान में। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है। यूएस के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक है। मीडिएशन रोल जो है अभी नेशनल एसेट बन गया है, ठीक है? ये गवर्नमेंट बदले तो ये सब चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। वी शुड फाइंड कंटिन्यूटी इन दिस। यही हमारी सबसे बड़ी आई थिंक टारगेट होनी चाहिए। मिलिट्री कुछ कंटिन्यूटी ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, लेकिन सिविलियन जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको मैच करना होगा। फॉरेन ऑफिस को एम्पावर करना होगा, फंड करना होगा फॉरेन ऑफिस को, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना होगा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आई थिंक पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को देखते हुए मुमकिन है, ये मुमकिन जरूर है, मुश्किल है आई थिंक, बट आई थिंक द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी द टेस्ट फॉर दिस। एग्जैक्टली नेक्स्ट इलेक्शन गाना बी द टेस्ट फॉर दिस। और दूसरा दानिश ये भी कि क्योंकि हम चाइना के साथ भी इन्वॉल्व हैं, तो ये एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ रिलेशन या बैलेंस ऑफ पावर जो मेंटेन करना है पाकिस्तान को बिटवीन यूएस एंड चाइना, ये भी तो एक अपने अंदर ही एक कमाल चीज़ भी है। और दूसरा ये कि जो माइंस एंड मिनरल्स की या रेयर अर्थ मिनरल्स की हम बात करते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते बना सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। और वहाँ पर चाइना को किस तरह से हम लोग संभालेंगे या उनके साथ फिर कैसे रिश्ता बना रहेगा? I think China is mature. China values the fact that Pakistan has this relationship with the US. Because nobody else, China again, अभी ये देखें ना कि ये जो मीडिएट कर रहे हैं हम लोग, उसमें कितने कैपिटल्स हैं दुनिया के जो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन एवरीबडी कैन पिक अप द फोन एंड कॉल पाकिस्तान। तो एग्जैक्टली वो ट्रस्ट जो है ना, उसमें सालों लगे बिल्ड करने में। कभी कभी हम लोगों को वो होती है पाकिस्तान में बैठे हुए, हम लोग देखते हैं न्यूज़ में कि यार व्हाई इजंट पाकिस्तान रिस्पोंडिंग अग्रेसिवली टू दिस सिचुएशन, और व्हाई डिडंट दे डू दिस, व्हाई डिडंट। लेकिन उसमें अगर आप देखें कि ये जो रिलेशनशिप्स मेंटेन हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। इतने सालों से आपने जो किए और जिस पोजीशन में अभी आप बैठे हुए हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू इस्लामाबाद is exactly for this reason. So I think China is mature on that front. I don't think there's any problem with China. The other thing, I think the rare minerals, again, these things are temporary because they're linked to the Trump admin and his ओके family more like. तो उसमें ये जरूरी है, again, we need trade agreements. यही चीज अगर agreements इस लेवल पे होती हैं कि जो किसी स्पेसिफिक कंपनी जो ट्रम्प से रिलेटेड हो उसके साथ ना हो, यूएस गवर्नमेंट के साथ हो, समथिंग लाइक दैट विल आई थिंक बी मोर क्या कहते हैं, ड्यूरेबल भी होगी और वो ट्रांसफरेबल भी होगी, व्हेन गवर्नमेंट्स चेंज, चाहे वो यूएस में हो या पाकिस्तान में। अच्छा दानिश, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एट द लेवल ऑफ आर हाई इंस्टीट्यूशंस कह लें या एक एलीट जो हमारा तबका है यहाँ का, उनके तो कनेक्टिविटी बनती है अमेरिका या अमेरिकन ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं। जो हमारी आम आवाम है वहाँ पर तो एक मेजर डिस्ट्रस्ट है टुवर्ड्स अमेरिका। तो अब अमेरिका ऐसा क्या कर सकता है कि लोगों के दिल जीत सके या वो ट्रस्ट डेवलप हो? ये बड़ा मुश्किल है बट इट्स डूएबल। लुक, आई थिंक एक चीज़ तो ये है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट होना बंद हो जाए। अभी जो पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान यूएस का रिलेशनशिप है उसके ऊपर बिल्ड किया जा सकता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। यू नीड कल्चरल एक्सचेंजेस, आपको स्कॉलरशिप्स लेकर आनी है, आपको सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में विजिबल इन्वेस्टमेंट दिखानी है यूएस की तरफ से, बजाय गोइंग इनटू मिलिट्री जो हमेशा से जाती रही है। और द मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर चेंज। Culturally, US is the dominant culture. Culture is the dominant culture in the world. People have access to that culture on their screens at the moment. लेकिन वो एक अभी भी आप देखें ना कि US एम्बेसी पे US वीज़ा के लिए पाकिस्तान में लाइन लगी है। तो there is a lot of political issues पे पाकिस्तान में opposition है towards the US, but nothing more than that. I don't think people detest the lifestyle of normal Americans. Yes, extremes के ऊपर नहीं जाए, लेकिन जो normal चीज़ें हैं उन पे I don't think there is any hatred for the lifestyle. I think the people hate the politics.
And as long Exactly. as the interests are aligning, the politics will also align. And as I said, अगर ये लॉन्ग टर्म उस पे जाते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर जाते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे जाता है, तो इवेंचुअली पीपल सी दैट. अभी भी आप देखें ना कि यूएस कॉन्सुलेट जो है पाकिस्तान में, द पीपल देयर दे आर इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, और वो बड़ा खामोशी से काम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, हम्म, जो कि पहले नहीं होता था इतना. तो ये सब चीज़ें आई थिंक दे रियलाइज इट कि ये एक अच्छा मौका भी है, और इसको इस पे बिल्ड करने की ज़रूरत है. आई थिंक हमारी तरफ से भी रियलाइजेशन है. वी जस्ट नीड टू सी कि इसके ऊपर हम लोग बिल्ड करते रहें बजाय के डिस्ट्रैक्ट हो जाएं. और कम से कम ये चीज़ अच्छी है कि अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है टू एन एक्सटेंट इन पाकिस्तान, दैट हैजंट बीन देयर फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, वो कंटिन्यू रहती है, तो इंशाल्लाह फिर आगे का रोड आसान है आई थिंक. बिल्कुल। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छा रिश्ता जो है वो डेवलप हो जाएगा। अभी दानिश, आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि इस्लामाबाद एमओयू होगा? अगर होता है तो पाकिस्तान उससे क्या हासिल करेगा, और अगर नहीं होता तो क्या हम कुछ लूज करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या? आई थिंक देखें, अग्रीमेंट तो होगी. अब वो किस फॉर्म में होती है, किस शेप में होती है, कहाँ होती है, कब होती है, कब कब भी आंसर है. आई थिंक इट्स गोना हैपन वेरी सून, क्योंकि नोबडी कैन अफोर्ड. अब ये देखना है कि जो हालत हुई हुई है इकोनॉमिक्स की यूएई की, आप देख लें क्या क्या न्यूज़ वहाँ से आ रही है हम्म, कि दे नीड करेंसी स्वैप विद द यूएस, और फिर ओपेक वो करना ताकि दे कैन ऑब्वियसली सेल मोर ऑयल. देयर इज अ लॉट ऑफ, पूरे रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में. आई थिंक 2 दिन पहले न्यूजीलैंड से फोन आया था शहबाज शरीफ के पास टू थैंक हिम एंड सपोर्ट देम फॉर द मीडिएशन रोल. तो आई थिंक इट्स ये होगा जरूर. आई थिंक ये पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि देर द ओनली वंस एवरीवन ट्रस्ट. तो ये इसका क्रेडिट भी मिलेगा. आई थिंक यूएस की तरफ से फॉर्मल रिकग्निशन एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना चाहिए, बजाय इसके कि ट्रांजैक्शनल अलाई की तरह कि आप नेक्स्ट कोई काम आएगा तब फिर बात होती है. तो ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक पोटेंशियल डिफेंस कॉपरेशन हम लोगों को ठीक है, वी गेटिंग 75% फ्रॉम चाइना ऑन डिफेंस का जो इक्विपमेंट है हमारा, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट डूइंग सम कॉपरेशन अगेन विद द यूएस, क्योंकि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने आप को उस स्टेज पे रखना है कि वी नॉट लीनिंग टुवर्ड्स हेविली टुवर्ड्स एनीवन, बट वी मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स. उसमें हमारा ये रोल होगा कि वी नीड टू वर्क ऑन डील्स बियॉन्ड काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कंसेशंस के ऊपर बात हो. सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया को सिग्नल ये जाना चाहिए कि वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को इंडिस्पेंसिबल नहीं समझता, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रीवैल्यूएशन जो दैट हैज टेकन प्लेस, और ये इसके ऊपर चलेगी आगे बात. बाकी जो चाइना रिलेशनशिप, ईरान रिलेशनशिप या न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई भी एग्रीमेंट जो पाकिस्तान वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में चूज करने पे मजबूर करे, वो ट्रैप है, उसको अवॉइड करना है. और आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. हम्म, ऐसी कोई भी चीज़ साइन करना जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ईरान की मीडिएशन से पाकिस्तान को ऐसी लेवरेज मिली है जो पहले कभी भी नहीं थी. उसको यूज़ करें. उसको आप एमओयू पाकिस्तान की नई स्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करें. ये जो एमओयू होगा, दिस नीड्स टू बी रिफ्लेक्ट कि हम लोग, ये दिस इज द टर्निंग पॉइंट. I think we can credit it as being a turning point, or at least we can motivate ourselves or inspire ourselves by using it as a turning point. दानिश, मैं ये बात कर रहा था कि जो टेक्स्ट होगा, जो भी वो एमओयू होगा, जो भी वो ड्राफ्ट होगा, अ, उसका जो टाइटल है वो इस्लामाबाद एमओयू होना ज़रूरी होगा। I think it would be a grave injustice. जितनी मेहनत जितनी मेहनत लोगों ने की है, हमारे लोगों ने, फॉरेन ऑफिस ने जितनी मेहनत की है, शहबाज शरीफ ने जितनी मेहनत की है, सागडार साहब ने, बावजूद इसके कि he had a hairline fracture in his arm, he was flying around. Asim Munir, obviously, ये जितनी मेहनत, they've had sleepless nights for the last 6 weeks or so. एग्जैक्टली। तो उसके बाद अगर ये कहीं और इसका नाम हो जाता है तो इनजस्टिस भी होगा, but I don't think it's going to happen. Nobody, Iran doesn't want to travel anywhere else. The US is fine. वो जो अभी कह भी रहते कि 18 घंटे जाना, जी। they will come. I think Trump will come अगर उसको ये गारंटी है कि हाँ डील साइन होने जा रही है. They don't want to come and एक और लंबा राउंड हो, उसके बाद फिर कुछ ना हो, वो इंडिफेंसिबल हो जाएगा उसको डोमेस्टिकली. ठीक है, और अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और मैं भी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि मुझे मिले आपसे, क्योंकि ये मेरे भी बहुत करीब हैं ये वाले तमाम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये हम यहाँ पर बैठ के डे टू डे बात भी करते हैं सब लोग, चूँकि इस सारे सिनेरियो का जिक्र करना इस पॉडकास्ट में इसलिए ज़रूरी था। पाक यूएस रिलेशन, अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन, और फिर ईरान के साथ वॉर, ये सारे जो मामला थे, क्योंकि पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान सामने आया पूरी दुनिया के सामने, और वो लोग भी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नहीं जानते थे, अब सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये बताइएगा दानिश, के हमेशा से क्यों हमें मिस आइडेंटिफाई किया गया एज अरब्स या एज इंडियंस? पाकिस्तानियत क्या है?
पाकिस्तानियत क्या है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान, आई थिंक ये लेजी कैटेगराइजेशन है। पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड में फाइल करो हम्म, तो डिफ़ॉल्ट अरब हो जाता है, या साउथ एशिया में डालो तो डिफ़ॉल्ट इंडियन हो जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ द डोमिनेटिंग फोर्स, हैज़ बीन कल्चरली एटलीस्ट इन साउथ साउथ एशिया जब आप नाम लेते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली गलत हैं। पाकिस्तान अपनी सिविलाइजेशन है, पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री है, अपनी लैंग्वेज है, कुजीन है, म्यूज़िक, ड्रेस, सोशल कस्टम्स, हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली हमने भी, हमारी भी गलती है कि हमने बहुत सारी अपनी चीज़ों को ओन नहीं किया। आपने स्टार्ट में कहा था कि वी, हमारे अंदर कुछ कुछ लोगों के अंदर, आई वुडंट से एवरीवन, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज हु हैड दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। अपने आप को कभी अरब से जोड़ना, कभी इरानियंस पर्शियंस से जोड़ना, कभी अलग अलग जगहों से। देयर इज अ लॉट टू विद इन पाकिस्तान। वो ये ना कि if we are reminded, this is why this article worked, it reminded people हम हैं कौन, और why Pakistan identity is actually a very cool identity. You know, some of the stuff we do is amazing, which nobody else can do. तो ये चीज़ें, as long as ये कम्युनिकेट हो रही हैं लोगों को, उनको याद दिलाई जा रही हैं, उनको पढ़ाई जाती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। I did a piece on historical, the land which makes up Pakistan, जिसकी जो हिस्ट्री है 7-8 हज़ार साल पुरानी। जी जी जी। तो हमने, we don't teach that, we don't take pride in it. मसला ये है। आई थिंक वी नीड टू टेक मोर प्राइड इन इट। मीडिया का रोल है। वेस्टर्न कवरेज तो हमेशा से पाकिस्तान को टेररिज्म के लेंस से फ्रेम करती रही है, जो जो मिडल ईस्ट से एसोसिएट हो जाता है, या इंडिया राइवलरी के लेंस को देख के उसको वो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कभी अपनी टर्म्स पे कवर नहीं किया जाता। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। होपफुली दिस कैन चेंज, बट अगेन, इफ वी डोंट, अगर हम लोग उसको चार्ज नहीं लेते ना, तो मीडिया इज लेजी। चाहे वो इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, देयर लेजी। वो अपने पुराने रिकॉर्ड में देख के वही चीज रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। वी हैव टू कंसिस्टेंटली टेक द लीड ऑन हाउ वी आर सीन एंड हाउ वी आर आइडेंटिफाइड। पाकिस्तान, आई थिंक, दोनों रीजन्स के साथ, ये इंडिया और अरब के साथ अगर आप देखें तो कल्चरल डीएनए शेयर करते हैं, लेकिन किसी से बिलोंग नहीं करते। पोर्चुगीज स्पेनिश का जो मैंने एक एनालॉजी दिया था उसके जी अंदर जी जी आर्टिकल के अंदर, वो दिस इज परफेक्ट, क्योंकि रूट्स एक ही हैं लेकिन फ्लेवर्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे अगर आप कुजीन की बात करते हैं, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश, पाकिस्तान के, इंडिया के भी रूट्स एक ही है, फूड, म्यूजिक, लॉट ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन द एंड रिजल्ट, द एंड प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पाकिस्तान अपनी कहानी बनाने में इन्वेस्ट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। एंड दूसरे मुल्क, इफ यू लुक एट द यूएस, इफ यू लुक एट इंडिया, के कितने बिलियंस नेशनल ब्रांडिंग पे करते हैं। इंडिया के दो मुझे याद है, अगर आप बीन विद द मीडिया, तो मैंने भी देखा कि किस किस तरह उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया, फिर शाइनिंग इंडिया के कैंपेन्स दुनिया भर में बिलियंस खर्च करके एक अपने सॉफ्टवेयर को भी प्रोजेक्ट करना, और एक बेसिकली मार्केटिंग, यू मार्केटिंग द नेशनल ब्रांड। तो वो हम लोगों ने कभी किया नहीं है सही से। तो वो, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर अस। अपनी कहानी बताने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरे मुल्कों को देखें, उनसे सीखें। या there's professionals in Pakistan who can do an amazing job at it, right? There's media who's ready to come and cover Pakistan and talk about Pakistan positively. Engage them. I know personally a travel editor at a big name title, and she's willing to come to Pakistan and report very positively. But we need to connect her obviously to the right people. I think ये article इसलिए resonate हुआ क्योंकि इसने वही बात जो 240 या 250 मिलियन लोग हैं हमारे, अपनी पूरी जिंदगी फील किया, लेकिन कभी ग्लोबल ऑडियंस के लिए किसी को, मतलब आप काउंटर नहीं कर पाए उन फैक्ट्स जो आप फील करते रहे। और ये, आई थिंक, आई पुट इट इन अ फॉर्मेट जो शेयरेबल है, और इंग्लिश लैंग्वेज में, इवन दो इट्स लॉन्ग फॉर्म, मुझे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने सारे लोग इतने सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन इट वर्कड बिकॉज वो एक जो आपका क्या कहते हैं, और लैकिंग एक चीज जो हो रही थी ना, कि यू डोंट हैव अ नैरेटिव कि हाँ आप जी, हैं कौन, पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी लोगों के के बिल, पास एक प्रिंटेड क्योंकि फॉर्म में आ गया। दानिश दे कैन शेयर विद आप भी पीपल, ये दे कैन चीज़ करेक्ट पीपल। आप भी ये चीज़ बता सकेंगे, क्योंकि मेरे कई जानने वालों ने ये बताया जो ट्रैवल करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, और वो बताते हैं कि जब वहाँ पे वो किसी को मिलते हैं हु इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, या वो इस एरिया से नहीं, इस रीजन, साउथ एशियन रीजन से नहीं है इतना फेमिलियर, और वो जब जब पूछते हैं कि आप कहाँ से, जब उन्हें पाकिस्तान बताया जाता था तो अक्सर फिर इंडिया का रेफरेंस दिया जाता था कि राइट नेक्स्ट टू इंडिया और राइट नेक्स्ट टू ईरान, और इस तरह से कोई भी आपने जो है, लेकिन पाकिस्तानी एज एन आइडेंटिटी तो अब आई गेस अब पूरी दुनिया जान गई है। और फिर वो अब बहुत ज़बरदस्त आपने आर्टिकल भी लिखा। और अब मेरा जो सवाल है वो यही है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ सिविलाइजेशंस का, कि जिनके ऊपर जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि ईरानियंस दे फील प्राउड ऑन ईरानियन सिविलाइजेशन, इसी तरह से टर्क्स हैं, अरब्स हैं, और कई नेशंस हैं जो प्राउड फील करती है अपने सिविलाइजेशंस के ऊपर। और जैसे ये मेहरगढ़ है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, गंधारा है, टेक्सला है, ये सब इस जोग्राफी की या उस टेरिटरी की सिविलाइजेशंस हैं जो आज पाकिस्तान है।
इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना और इनसे इंस्पिरेशन लेना, इन्हें ऑन करना कितना ज़रूरी है, और अगर हम करते हैं तो ये हमें कितना डिफरेंट कर देगा आने वाले दौर में एट द वर्ल्ड स्टेज लेवल? आई थिंक अगर आप अपनी रूट्स में प्राइड नहीं लेंगे तो कोई और आपको क्यों पॉजिटिवली देखेगा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग। आई थिंक द हमने सबसे बड़ा नुकसान जो अपने किया वो जब हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स को 700 सेंचुरी से शुरू किया, मोहम्मद बिन कासिम साहब से। उससे पहले का हमने सब कुछ रेस कर दिया या इंडिया को दे दिया कि तुम रखो, ये तुम्हारा क्रेडिट लेना है ले लो। ये मोहनजोदाड़ो से वो जो डांसिंग गर्ल है, जो स्टैचू है जो मोहनजोदाड़ो से निकला है, दैट सिट्स इन दिल्ली। वो बंटवारे के टाइम, पार्टीशन के टाइम, इंडिया वो टुक अ लॉट ऑफ स्टफ एंड वी वर हैप्पी टू गिव इट टू देम, क्योंकि हमारा ये था कि नहीं, हम जो रिलीजियस आइडेंटिटी पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं अपनी नेशनल आइडेंटिटी, वो 700 से शुरू हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली वी लेट इट गो। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू गेट बैक। आई थिंक देयर इज इन माय माइंड वाज ब्लोन डूइंग दिस रिसर्च के आई डिडंट रियलाइज कि मेहरगढ़ इज older than Mesopotamia. Mohenjo-daro Exactly. में urban planning, drainage, public baths, pyramid से भी पहले बने हुए। I was in Cairo in I think last week of Feb, and for the first time, and I saw the pyramids and it blew my mind completely. क्योंकि मैंने I've traveled, I've seen things. मैंने ये नहीं सोचा था कि यार pyramid क्या है, ठीक है, it's just bricks. लेकिन I was driving towards it through the city और buildings के पीछे मुझे सिर्फ उसकी टिप दिखी छोटी सी पीछे, and I swear to God मेरे रोंगटे खड़े हो गए, realizing कि this thing has been there for 4,000 years. इतनी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ और इतनी दूर से मुझे नजर आ रही, तो एक्चुअली कितनी बड़ी होगी। तो when these things, इन चीज़ों को देखने दुनिया ट्रैवल करती है। इजिप्ट ने अपना पूरा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पिरामिड्स के ऊपर खड़ा किया। वी हैव समथिंग ओल्डर देन दैट, राइट? तो अगर ये चीज़ें हम प्रमोट करें तो आपका टूरिज्म का मसला हल होता है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिक्स, बट दिस इज द फाउंडेशन कि आपके पास है क्या दिखाने को। आपके पास दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। टेक्सिला एक यूनिवर्सिटी था जब एथेंस गांव था उस वक्त। एग्जैक्टली। टेक्सला वाज ट्रीटेड एज यूनिवर्सिटी। यहाँ लोग पढ़ने जा रहे थे, एजुकेशन लेने जा रहे थे। ये पाकिस्तानी साइट्स हैं, पाकिस्तानी ज़मीन पर हैं। ये हमारी हिस्ट्री है, हमारे लोगों की हिस्ट्री है। अगर पाकिस्तानी बच्चे ये जानकर बड़े होंगे तो साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो है ना वो बड़ा प्रोफाउंड होता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि हम लोगों को जिस तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक जब आप वैक्यूम छोड़ देते हैं इंफॉर्मेशन का तो अदर्स कैन फिल इट, राइट? उसमें इंडिया भरते जा रहा है कि ये तो टेररिस्ट लोग हैं। इसराइल डालता जा रहा है कि यार इनसे तो हमें खतरा, ये दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज अस। यूएस जो है वो बड़ा ट्रांजैक्शनल रहा है, टेररिज्म के मामले में हो या दूसरी चीज़ों के मामले में हो। तो वो एक आपने वैक्यूम छोड़ा हुआ तो लोग अलग भरेंगे ना। इफ़ यू फिल दैट विद फैक्ट्स, इफ़ यू फिल दैट विद रियल नॉलेज, रियल एजुकेशन अबाउट हु यू आर, एंड योर ओन पीपल नीड टू बी एजुकेटेड फर्स्ट, तो लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। और वो जो हमने देखा ना कि लोग अपनी आइडेंटिटी, अब जो बात कर रहे थे कि अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं या एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है, वो इसी वजह से ना कि दे नॉट बीन एबल टू टेक प्राइड इन दिस आइडेंटिटी, बिकॉज स्टेट ने कुछ क्या कहते हैं, स्टेट ने, मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि ना सिर्फ ये कि कम्युनिकेट नहीं किया, स्टेट ने कवर अप की हैं चीज़ें, हिस्टोरिकली कवर अप की हैं जो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है। वो चीज़ आप लोगों को बताएं, लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि यार दिस इज द लैंड यूर सिटिंग ऑन, दिस इज द अमेजिंग पीपल यूर पार्ट ऑफ। तुम्हारे लोग, दुनिया में जंग हो रही है। हम लोग मजाक करते थे कि क्यामत का दिन आ रहा होगा, पाकिस्तानी मीम्स भेज रहे होंगे। लिटरली वी वर हाफ एन आवर फ्रॉम दैट पॉइंट। जब ये जंग उस दिन होने वाली थी, शहबाज शरीफ हैड टू पुल एवरीवन बैक, सेंड दैट मैसेज। उस वक्त आधा घंटा रह गया था, 1 घंटा रह गया था अटैक शुरू होने में। वी पुल्ड एवरीवन बैक एंड पाकिस्तानीज वर सेंडिंग मीम्स। तो देयर सम एलिमेंट्स दैट ओनली वी हैव। कोक स्टूडियो, ओनली पाकिस्तान could do that job with कोक स्टूडियो that we did, ठीक है? देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ओनली वी कैन डू। ये जो हमारी जो हिस्ट्री है, मेहरगढ़ है, टेक्सिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे अंदर, हमारी ज़मीन के नीचे, हमारी ज़मीन के ऊपर बनी है, मेजॉरिटी ऑफ इट, दैट्स आवर प्राइड, ठीक है? इंडिया, अगर ये आप इंडिया को देखें कि इंडिया एक्टिवली हेरिटेज क्लेम कर रहा है। अब उनकी एनसेट की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रिवाइज करके उसका नाम उन्होंने चेंज करके सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन रख दिया है, ये बीजेपी वालों ने। तो ये चीज़ें वी कांट अलाउ दिस टू गो ऑन एनीमोर। आई थिंक पाकिस्तानीज नीड to know. I wouldn't say we don't need to create anything. We have enough. We need to know and we need to communicate this to ourselves better. We need to educate अपने लोगों को better कि यार you should feel pride. और अभी बहुत अच्छा मौका आ गया जो मीडिएट हम लोग कर रहे हैं इस रोल के अंदर। दिस इज वाई द नेशनल साइकी भी आप देखें ना कि ठीक है अपनी जगह मसले चल रहे हैं, अभी एनर्जी क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस है, लेकिन एक जो शिफ्ट आ रहा है, एक जो कॉन्फिडेंस में शिफ्ट आ रहा है ना, जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट सर पे लगा के घूम। एग्जैक्टली, पाकिस्तान का इमेज एज अ सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में अभी ये सामने आ रहा है।
और मैं चाहूँगा कि दानिश अब हम लोग चूँकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा कि आप जाते-जाते कोई वन लाइनर या जितना आप इसको रैप अप कर सकें अच्छे से पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी और फिर चैरिटी के बारे में भी। चैरिटी का देखें, चैरिटी बड़ा अच्छा टॉपिक है। हॉस्पिटैलिटी जो है ना पाकिस्तान की, हॉस्पिटैलिटी, और मैंने उसमें जिक्र किया था कि चैरिटी इज अ स्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी इज पर्सनल। हॉस्पिटैलिटी वो है जो पाकिस्तानी उस वक्त करता है जब गेस्ट घर में आता है, ठीक है ना। चैरिटी वो है जो पाकिस्तानी सोसाइटी जब करती है जब किसी अजनबी को मदद चाहिए। ठीक है, आप जानने वालों की भी चैरिटी में मदद करते हैं, लेकिन मेहमान नवाजी इस पर एक इंडिविजुअल इंस्टिक्ट, ठीक है। चैरिटी पाकिस्तान का कलेक्टिव सिस्टम है जिसमें आपका मजहबी आंसर भी है, जिसमें आप ज़कात तो ये सब चीज़ें भी आती हैं, रमज़ान आते हैं जिसमें लोग क्या कहते हैं, दुनिया, आई थिंक पाकिस्तान दुनिया भर में विद इन द टॉप 5 पर कैपिटा चैरिटेबल गिविंग नेशंस में से है, बावजूद इसके कि वी हैव ऑल दीज इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये स्ट्रक्चरल चीज़ है। ईदी साहब को देख रहे हैं, ईदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क पब्लिक डोनेशंस पे बनाई है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। रमजान की फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। हॉस्पिटैलिटी कल्चर से आती है, ठीक है। पश्तून कल्चर में हॉस्पिटैलिटी इज राइट देयर, ठीक है। सिर्फ पश्तून में नहीं, पंजाबी में भी। पंजाबी कल्चर इज वेरी वार्म, वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी आपको लगता नहीं है इफ यू गो टू पंजाब के यार यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और यू डोंट बिलोंग देयर, आई डोंट इवन स्पीक पंजाबी, लेकिन आई the treatment I get from random people is just amazing. Exactly. Sindhi tradition में it's a very big thing. Charity और ये hospitality specifically बहुत ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान के हर ethnic group के अंदर ये है, right? और this is why I think national identity में this is one of the biggest part which differentiates us with everyone else. Exactly. Yes, और there हम are लोगों ने, उधर भी ये चीज़ें मैंने तो होंगी, लेकिन पर्सनली define me डिजिटल मीडिया पे भी इतने क्लिप्स देखे हैं और रैंडम यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं जो पाकिस्तान घूमने के लिए आए हैं और उनके लिए बड़ा ही अमेजिंग और एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान को विजिट करना। और यहाँ पर आके उन लोगों ने बताया कि हम लोग जब अपने कंट्रीज़ में थे और वहाँ पर क्या बातें की जा रही थी पाकिस्तान के बारे में, एक सिक्योरिटी स्टेट कहा जाता है, ख़तरा कहा जाता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आए हैं तो फिर सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं ना, अचानक वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और फिर बिल्कुल पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी की भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे यूट्यूब की वीडियोस भी देखी यूट्यूबर्स की जिसमें वो बता रहे हैं कि वो पैसे जितने लेकर आए थे ऑलमोस्ट उतने ही उनकी जेब में है, उन्हें खर्च नहीं करने पड़े और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का ये यहाँ पर इंतज़ाम था। दानिश, थैंक यू सो आई मच थिंक फॉर योर उसमें टाइम। एक चीज़ जी जी, प्लीज़ प्लीज़ एक चीज प्लीज़। मैं ऐड कर दूं जाते जाते, एक चीज मैं एग्जैक्टली। ऐड कर दूं, वो ये थी कि देखें सालों से ना, अगर आप देखें पाकिस्तान सोवियत वॉर में इन्वॉल्व रहा, 90s में हमारे ऊपर सैंक्शंस से, कारगिल हुआ, उसके बाद 2000s के बाद ये सारा वॉर एंड टेरर का चक्कर हुआ जिसमें हमारे अंदर टेररिज्म इतना, पाकिस्तान के अंदर इतना बढ़ गया। तो ये जो पिछली 2-3 जनरेशंस हैं, इफ यू गो बैक टू लेट्स से इवन 70s तक ना, तो बहुत सारे अरसे में बहुत सारे लोग जो पैदा हुए, जो बेचारे मर भी गए, उन्होंने वो प्राइड फील नहीं किया जो उनका हक बनता था, बिकॉज एग्जैक्टली। बाहर से ऑनस्लॉट इतनी थी, इंफॉर्मेशन की, डिसइंफॉर्मेशन की जंग चल रही है आपके दोनों तरफ, तो उसमें ना एक गैप पैदा हुआ था। आई थिंक दिस इज द टाइम टू फिल दैट गैप विद पॉजिटिविटी, एंड दैट्स व्हाट माय आर्टिकल वाज, कि यार रिमाइंडिंग पाकिस्तानीज के यार स्टॉप बीइंग into these two camps। ठीक है, बाहर वाले तो करते ही हैं गलत तुमको आइडेंटिफाई, लेकिन stop misidentifying yourself, start treating your identity as something to be proud of, because ये सारे reasons हैं। वो पूरे आर्टिकल जो था वो reasons है कि this is why you should be proud of yourself, कि तुम एग्जैक्ट लोगों की आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी इतनी यूनिक है कि वो आप बॉर्डर के इस तरफ चले जाएं आपको नहीं मिलेगी, आप कहीं और चले जाएं कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ वो पाकिस्तान में मिलेगी। बिल्कुल, सिर्फ वो पाकिस्तान में मिलेगी। बहुत शुक्रिया दानिश, आपने वक्त दिया और आप, मुझे पता है इस वक्त लग्जमबर्ग में हैं और टाइम डिफरेंस भी है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आपने ये शिरकत की और आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच दानिश वंस अगेन फॉर योर टाइम, और आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, इसी तरह आने वाले दिनों में भी ये करते रहिए, मज़ीद लिखते रहिए, हम भी अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएंगे और ये हम सब पाकिस्तानियों की अब ड्यूटी है कि जी इस तरह से ये पाकिस्तान की जो रियल आइडेंटिटी है उसको ऑन करें और उसके बारे में बात करें और पूरी दुनिया को एट द वर्ल्ड स्टेज अब हम बताएं, वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी कौन है ये बताएं हम पूरी दुनिया को, और आगे सब पता चल भी रहा है। और थैंक यू सो मच जी, आज के इस पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दें, अगले पॉडकास्ट में। और हाँ, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आप इसी से रिलेटेड मज़ीद चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें, अपने गेस्ट को इन्वाइट करें, तो वो भी आप बताइएगा, हम ज़रूर करेंगे जी। थैंक यू सो मच।